नमस्कार दोस्तों। अभी हम यूनिट 5 से सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन इसको हम पूरा करते हैं और ये वीडियो एक ही वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इवेंट्स मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया अबाउट व्हिच द रिसर्चर वांट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन। मतलब भारत में जितने भी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं और अगर हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो वे सभी मिलकर हो जाएंगे पॉपुलेशन। ठीक। अब आते हैं सैंपल पे। सैंपल क्या है? सैंपल sample is the subset of population reach to represent। सैंपल क्या है? सैंपल है मतलब अगर 10,000 पॉपुलेशन स्टूडेंट है पूरे भारत में तो हम 300 स्टूडेंट ही लेंगे ना रिसर्च करने के हिसाब पे, तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो वो 300 हो गया हमारा सैंपल। सैंपल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। अभी हम आगे आते हैं। आगे है हमारा टारगेट पॉपुलेशन और एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। अभी आते हैं टारगेट पॉपुलेशन पे। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? इंटायर पॉपुलेशन थ्योरेटिकली एलिजिबल, जिस पॉपुलेशन पर रिसर्च करना चाहते हो, भारत के सभी, फॉर एग्जांपल सभी डायबिटिक पेशेंट, ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। ठीक है ना। पोर्शन एक्चुअली ये हो गया टारगेट। एग्जांपल के लिए भारत के सभी डायबिटिक पेशेंट, इसको ऑल डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। दूसरा है पोर्शन एक्चुअली रीचेबल बाय रिसर्चर। ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट इन ओनली इन वन सिटी हॉस्पिटल। और ये जो है टारगेट पॉपुलेशन का वाइडर होगा और ये नैरो होगा। अब है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो गया। ये सब पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। अभी इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है सेव टाइम एंड कॉस्ट। दूसरा है मेक लार्ज पॉपुलेशन मैनेजेबल। ठीक। मेक लार्ज पॉपुलेशन मैनेजेबल। तीसरा है इंक्रीज एक्यूरेसी। और चौथा है प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति के चुने जाने का इक्वल चांस है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब रिसर्चर खुद डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल जो भी पेशेंट ओपीडी में है, लाओ हम उसी पे रिसर्च कर लेते हैं या उसी का इंटरव्यू ले लेते हैं, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? sampling method where every unit of population has a equal known non-zero chance of being selected। ठीक। मतलब हाँ, सैम्पलिंग मेथड where every unit of population has a equal known chance of being selected। 5 types। मतलब पॉपुलेशन में कुछ लोगों को चुनना सैम्पलिंग है। अब सवाल आता है किस आधार पर चुनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। ये
सैम्पलिंग मेथड, हम आते हैं टाइप्स। सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम, एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस, जिसमें आता है लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल। मतलब सिंपल रैंडम मेथड, सिंपल मतलब आसान, रैंडम मतलब बिना किसी पक्षपात के, जिसका भी नाम निकल निकल जाए। पॉपुलेशन के प्रत्येक जो जितने भी मेंबर है इक्वल चांस देकर रैंडम तरीके से चुना। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा ये। हॉस्पिटल में 200 मरीज है, रिसर्च के लिए चाहिए 30, तो सभी के नाम नाम किट पर हम लिखेंगे और लॉटरी लॉटरी निकालेंगे, जो निकला वही सैंपल। फिर है, ये हो गया हमारा, हाँ, लॉटरी मेथड, सबसे कॉमन मेथड। नाम लिखो, फोल्ड करो, बॉक्स में डालो, रैंडम तरीके से निकालो, ये हो गया हमारा लॉटरी मेथड। फिर है रैंडम नंबर मेथड। रैंडम नंबर मेथड पहला में है ना, एग्जाम्पल लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर मेथड। तो रैंडम नंबर मेथड कैसे होगा वो हम देखते हैं। रैंडम नंबर टेबल, पहले कंप्यूटर नहीं थे तब स्टेटिस्टिक्स स्टैटिस्टिशियन रैंडम नंबर टेबल यूज करते थे, आजकल कंप्यूटर या रैंडम नंबर जनरेटर यूज होता है। ठीक है। अभी ये एडवांटेजेस क्या है, फ्री फ्रॉम बायस, किसी को प्रीफरेंस नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन जैसा सैंपल बनाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो समझना और करना आसान है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कंप्लीट कंप्लीट लिस्ट चाहिए, इसे कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, अगर पूरी लिस्ट ही नहीं है तो लॉटरी कैसे कैसे करोगे। लार्ज पॉपुलेशन में मुश्किल है, अगर 10 लाख लोगों की लॉटरी निकालनी पड़े तो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो पहला समझ में आया ना कि एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस, जैसे कि लॉटरी मेथड या फिर रैंडम नंबर टेबल। सेलेक्टेड 30% फ्रॉम 200 वाया लॉटरी, लॉटरी का मतलब समझ में आ गया। अभी है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब क्या, पहले हम पढ़ लेते हैं। सेलेक्टिंग एवरी के टर्म के इक्वल टू n by n फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर रैंडम स्टार्ट, एवरी फिफ्थ पेशेंट फ्रॉम ओपीडी रजिस्टर। अभी इसको हम समझते हैं। सिस्टमेटिक मेथड मतलब एक निश्चित पैटर्न में रैंडम शुरुआत के बाद, आ, अभी के क्या है, अभी देखो के इक्वल टू, ये समझ सिंपल है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पॉपुलेशन है 100, सैंपल चाहिए 20, तो के इक्वल टू 100/20 इक्वल टू 5, तो हर पाँचवा पेशेंट को चुना है, 5, 10, 15, 20, 25। तो शुरुआत क्यों रैंडम, अगर हमेशा पहला व्यक्ति से शुरू करोगे तो बाईस आ सकती है, इसलिए पहले 1 से 5 में रैंडम स्टार्ट चुनते हैं। मान लें स्टार्ट 3, फिर 8, 13, 18, 23, इस तरीके से। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, फास्ट है, लार्ज लिस्ट में यूजफुल हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर लिस्ट में कोई पैटर्न हो तो रिजल्ट गलत हो सकता है, एग्जाम्पल हर पाँचवा पर्सन फीमेल हो तो सैंपल में फिर बायसनेस आ जाएगी। फिर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यह सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप है। स्ट्रेटिफाइड का पहले पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, यानी कि सब ग्रुप, रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ईच। अभी एग्जांपल देखते हैं। सैम्पलिंग नर्सिंग स्टूडेंट सेपरेटली फ्रॉम ईच ईयर, 1 से 1 से 4। तो ये हो गया हमारा स्टेट। तीसरा हो गया
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप है। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा मतलब लेयर। अभी एग्जांपल से समझते हैं। पहले पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप में बांटो, फिर हर ग्रुप में रैंडम सैम्पलिंग करो। एग्जांपल कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है। अगर सीधे लॉटरी करोगे तो हो सकता है सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट ज़्यादा आ जाए। इसलिए पहले 4 ग्रुप बनाओ, फिर हर ग्रुप से रैंडम सिलेक्शन करो। फ़ायदा सभी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। तो यही हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, geographic entire cluster randomly selected, then randomly selecting 5 word out of 20, studying all present in them। फिर है, ये हमारा था स्ट्रेटिफाइड। सैम्पलिंग नर्सिंग स्टूडेंट सेपरेटली फ्रॉम ईच ईयर, ठीक है, फोर्थ से फिफ्थ ईयर में। अभी हम आएंगे क्लस्टर में। क्लस्टर क्या है? पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर and entire cluster randomly selected 5 word out of 20 and studying all present in them। अब क्लस्टर मतलब झुंड या फिर नेचुरल ग्रुप। डिफरेंस समझो। स्ट्रेटिफाइड में क्या हुआ, हर ग्रुप से लोग लेते हैं। क्लस्टर में कुछ पूरे ग्रुप चुन लेते हैं। एग्जाम्पल 20 वार्ड है ना, तो रेंडमली हमने 5 वार्ड चुन लिया। अब उस 5 वार्ड का सभी मरीज को स्टडी में शामिल करेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या है, हर हर ग्रुप के कुछ लोग क्लस्टर में पूरा ग्रुप ही ले लेते हैं। अभी है पांचवा हमारा है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी मतलब कई, स्टेज मतलब स्टेप्स। सैम्पलिंग एक बार नहीं, बार बार। एग्जाम्पल इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई हॉस्पिटल, वार्ड, पेशेंट, हर स्टेप पर सैम्पलिंग होती है, इसीलिए इसे मल्टी स्टेज कहते हैं। सैम्पलिंग इन स्टेज कंबाइनिंग एबव मेथड एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल, वार्ड, पेशेंट। अभी ये तो हो गया ना हमारा। ठीक है, आगे का पढ़ लेते हैं। अगर डिटेल में बोला तो डिफिनेशन क्या है रैंडम सैम्पलिंग का? पहले डिफिनेशन है, मेथड गिविंग एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल चांस। मेथड क्या है? लॉटरी मेथड, राइट नेम नंबर ऑन शीट, ड्रॉ रैंडमली, रैंडम नंबर टेबल, assigning number to population, selecting advantage free from bias, simple representative, disadvantage क्या है? नीड कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम। ये सब। अब दूसरा ये तो हमारा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले डिफिनेशन, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड वेयर यूनिट्स वेयर यूनिट्स are selected based on convenient or researcher judgment। Sampling method where units are selected based on convenience or researcher's judgment। Not every unit has a not every sampling method where units are selected based on convenience or researcher's judgment। Not every unit has a equal chance of selection। Sampling method where units are selected based on convenience or researcher's judgment। Sampling method where units are selected based on convenience or researcher's judgment।
Not every unit has a equal chance of selection. Sampling method where units are selected based on convenience और researcher judgment. मतलब ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना? तो ये हमारा सैम्पलिंग का है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। एक में इक्वल चांस, एक में इक्वल चांस नहीं। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये समझ में आ गया। इसका ज़रूरत कब पड़ती है? जब टाइम कम हो, बजट कम हो, ये सब। इसके 4 टाइप्स है: कन्वीनियंस, पर्पसिव, ये इसके जो ये जो सैंपल है इसमें बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और रिसर्चर जजमेंट। ये हमने भूल गया शायद, ये जो है ना, जी पॉपुलेशन के हर व्यक्ति को चुने जाने का बराबर मौका नहीं मिलता। रिसर्चर अपनी सुविधा उद्देश्य इसकी ज़रूरत भी है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसको, जब ये सब है। इसके 4 टाइप्स है: कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। रिसर्चर जिससे आसानी से पाले उसी को सैंपल बना ले। एग्जाम्पल, ओपीडी में बैठे हो, जो पेशेंट उस समय आया उसी को डाटा ले लिया, बस, कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं। ये ना, सेलेक्टिंग व्हाट एवर, पहला हम पढ़ रहे हैं कन्वीनियंस। सेलेक्टिंग व्हाट एवर इज इजिली अवेलेबल, रेडियली अवेलेबल। एग्जाम्पल, इंटरव्यूइंग पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी ऑन दैट डे। दूसरा है पर्पसिव जजमेंटल। रिसर्चर सेलेक्ट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर्पस, selecting only diabetic patient from diabetic study. Quota, fixed quota decided for each subgroup. Then uh, convenience sampling within it, like stratified but not random. Selecting 20 male plus 20 female patient as a quota. Snowball, existing subgroup, subject refer other subject, used for rare hidden population, studying HIV drug users, one patient referring another। ये जो हमारा पहला था कन्वीनियंस, समझ में आ गया। अभी हम आगे आते हैं। दूसरा है पर्पसिव सैंपलिंग। दूसरा नाम जजमेंटल सैंपलिंग। पर्पसिव का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। पर्पसिव दूसरा है उद्देश्य, जजमेंटल। रिसर्चर पहले से डिसाइड करता है कि मुझे केवल इसी प्रकार के लोग चाहिए। अगर स्टडी डायबिटीज पर है तो हेल्दी लोगों को क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना, केवल डायबिटिक वाले पेशेंट लेंगे। नर्सिंग एग्जाम्पल, रिसर्च टॉपिक, नॉलेज रिगार्डिंग इंसुलिन इंजेक्शन एमंग डायबिटिक पेशेंट। सिंपल, सभी मरीज नहीं, केवल डायबिटिक पेशेंट रहेगा। फायदा क्या रहेगा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। नुकसान, रिसर्चर का बायस आ सकता है क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है। ट्रिक, ये तो हो गया। कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब है पहले से तय करना। रिसर्चर डिसाइड करता है 20 मेल 20 फीमेल, टोटल 40। अब मेल कैसे चुनोगे? जो पहले मिल जाए। फीमेल कैसे? जो भी पहले मिल जाए। तो मेल और फीमेल की संख्या फिक्स है, लेकिन सिलेक्शन रेंडम नहीं है, इसलिए यह नॉन प्रोबेबिलिटी है। नर्सिंग एग्जाम्पल, अभी आगे देखते हैं। स्नोबॉल, ये सब स्नोबॉल का है। सबसे ज़्यादा स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ का छोटा गोला जो लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। रिसर्च में भी ऐसे ही होता है। पहला पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का नाम देता है, वह तीसरे का, फिर चौथे का, सैंपल बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल, HIV पेशेंट पर स्टडी कर रही है, क्या हॉस्पिटलिस्ट आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि प्राइवेसी है। अब क्या करेंगे? एक HIV पेशेंट मिला, अब दूसरे का कॉन्टेक्ट दिया, दूसरे ने तीसरे का, इस तरीके से सैंपल बढ़ता गया। इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग।
अब इसका उपयोग कब करेंगे? हिडन पॉपुलेशन, रेयर पॉपुलेशन, सेंसिटिव टॉपिक पे। एडवांटेजेस क्या है? हिडन लोगों तक पहुंच सकते हैं, ट्रस्ट जल्दी बनता है, रेयर पॉपुलेशन मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रैंडम नहीं है, बायसेस बायस बायस आ जाता है ज़्यादा, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये हो गया। अब आते हैं हम ये सैम्पलिंग प्रोसेस चार्ट। सैम्पलिंग प्रोसेस sampling is the process of selecting a representative part of population for study or conclusion that can be generalized to the whole population. सैम्पलिंग प्रोसेस मतलब अभी हम इसको कैसे समझें? सैम्पलिंग प्रोसेस है ना, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर स्टडी। मान लो कि तुम्हें रिसर्च करनी है, स्कूल स्टूडेंट पे जंक फूड खाने की आदत है, क्या तुम सीधे जाकर क्वेश्चन बांटना शुरू कर दोगे? नहीं, पहले प्लानिंग करोगे, यही प्लानिंग कहलाती है सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है? सैम्पलिंग प्रोसेस वह स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन में से एक सही और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनता है। आसान भाषा में, जैसे खाना बनाने से पहले सामग्री मतलब तैयारी करनी पड़ती है ना, वैसे ही रिसर्च में ये सब करना पड़ता है। अभी इसका पूरा फ्लो चार्ट ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम, पहले डिफाइन पॉपुलेशन, सबसे पहले तय करो कि स्टडी किन लोगों पर करनी है। एग्जाम्पल, रिसर्च टॉपिक नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन एमंग नर्सिंग स्टूडेंट। पॉपुलेशन कौन है? सभी नर्सिंग स्टूडेंट। अब दूसरा है, पॉपुलेशन ही क्लियर नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है, इसलिए पॉपुलेशन मतलब पहला डिफाइन पॉपुलेशन, पहला स्टेप है। दूसरा है प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। अब यह जो शब्द है कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, लेकिन पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम अलग अलग चीज़ है। पॉपुलेशन अलग लोग, सैम्पलिंग फ्रेम अभी देखो उन लोगों की पूरी लिस्ट। पॉपुलेशन क्या है? अलग असली लोग, सैम्पलिंग फ्रेम मतलब उन लोगों की पूरी लिस्ट। अभी एग्जाम्पल के लिए 1000 नर्सिंग स्टूडेंट है, सैम्पलिंग फ्रेम उस 1000 की अटेंडेंस रजिस्टर। पॉपुलेशन हो गया 1000, लेकिन सैम्पलिंग फ्रेम उस 1000 की अटेंडेंस रजिस्टर, मतलब सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट, और जिसमें से सैंपल चुना जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हॉस्पिटल में 500 स्टाफ नर्स है, उसके नाम की पूरी लिस्ट, सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। अब फिर है तो डिफाइन पॉपुलेशन, स्पेसिफाई सैम्पलिंग फ्रेम। फिर है डिटरमाइन सैंपल साइज। अब क्वेश्चन है क्या 1000 स्टूडेंट से डाटा लोगे? नहीं, कुछ लोगों से लेंगे। कितने से? यह कहलाता है सैंपल साइज। पॉपुलेशन अगर 1000 है तो सैंपल साइज 100, ठीक है। तो तो सैंपल ठीक रहेगा। सैंपल साइज ये कैसे डिसाइड होता है? यह डिपेंड करता है टाइम पे, कितना टाइम है हमारे पास, पैसा कितना है, पॉपुलेशन साइज कितना है, रिसर्च डिजाइन एक्यूरेसी वगैरह पर डिपेंड करता है। अभी हम आते हैं स्टेप 4, सेलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक। सेलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक, अब तय करेंगे सैंपल कैसे चुनोगे, लॉटरी, कन्वीनियंस, परपोसिव, स्नोबॉल, सिस्टमेटिक, यानी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज होगी। एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल में 200 पेशेंट है, लॉटरी से 50 चुनेंगे, सिंपल रेंडम मेथड हो गया। या फिर जो सामने मिले, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। फिर है कलेक्ट डाटा। अब अब डाटा के लिए भी अलग अलग टाइप्स है। क्वेश्चनेरियो मतलब उसको क्वेश्चन पेपर दोगे, इंटरव्यू करेंगे, ऑब्जर्व करोगे, चेकलिस्ट दोगे, तो ये हमारा हमारा हो गया, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला है पॉपुलेशन होमोजेनिटी। होमोजेनिटी देख लेना, प्रोनाउंसिएशन इसमें ढीला है थोड़ा। होमोजीनियस मतलब सभी लगभग समान। अगर सभी स्टूडेंट्स एज 20 है तो कोर्स बीएससी नर्सिंग कॉलेज से में तो लगभग समान ही रहेगा। इसे करते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन। ऐसे पॉपुलेशन में कम सैंपल भी सही रिजल्ट दे सकता है। अब अगर एज अलग हो गया, स्टेट अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया, इनकम अलग हो गया, तो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो जाएगी ना। तो बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। तो होमोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस ये सब। सैंपल साइज, सैंपल साइज मतलब सैंपल छोटा होगा तो एरर ज़्यादा होगा, सैंपल बड़ा होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। लेकिन सैंपल जितना बड़ा उतना ज़्यादा खर्च भी होगा, इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। सैम्पलिंग टेक्निक, अगर गलत टेक्निक चुन ली तो पूरा रिसर्च गलत हो जाएगा। पूरे हॉस्पिटल की स्टडी करनी थी लेकिन केवल आईसीयू पेशेंट के ले लिए, तो क्या सही रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब वो चीज़ें जो रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मनी, स्टाफ, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट। अगर बजट कम है तो रिसर्चर कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग चुन सकता है। अगर बजट अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकता है। टाइम, अगर केवल 5 दिन बचे हैं और 5,000 लोगों से डाटा लेना है तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए सैंपल छोटा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं सैम्पलिंग एरर। तो पहले समझते हैं पॉपुलेशन का ट्रू रिजल्ट और सैम्पलिंग रिजल्ट दोनों हमेशा सेम नहीं होते। पूरे हॉस्पिटल में एवरेज बीपी 126 है, लेकिन तुमने जो सैंपल लिया उसमें एवरेज बीपी 123, डिफरेंस 3 का, यही कहलाता है एरर। तो सिंपली एरर वह डिफरेंस है जो पॉपुलेशन के वास्तविक रिजल्ट और सैंपल साइज के बीच होता है। सैम्पलिंग एरर क्यों होता है? हम पूरे पॉपुलेशन को नहीं पढ़ते, सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ते हैं। सैम्पलिंग एरर कैसे कम करेंगे? बड़ा सैंपल लो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करो, सही सैम्पलिंग फ्रेम अपनाओ, बायसेस कम करो। नीड फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों है? टाइम बचाता है, कॉस्ट कम करता है, मैनेजमेंट आसान है। 100 लोगों को मैनेज करना आसान है, 1000 लोगों को बिल्कुल 100 लोगों को मैनेज करना आसान रहेगा ना। बेटर क्वालिटी डाटा, कम लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कुछ टेस्ट में सैंपल नष्ट हो जाता है, जिससे ब्लड सैंपल पूरे पॉपुलेशन पर ऐसा करना संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब है, हम आधा आ गए हैं, आधा बाकी और है। क्वेश्चनर मतलब a questionnaire is a set of written question administered to respondents who record their own answer used to collect data on a specific topic. यह लगभग हर 2 से 3 साल में पूछे। ठीक है, ये क्वेश्चनर यानी कि रिटेन प्रश्नों का एक सिस्टमेटिक समूह जिसे रिस्पोंडेंट स्वयं भरता है और इसका उपयोग रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करने में किया जाता है। आसान भाषा में क्वेश्चनर इक्वल टू क्वेश्चन प्लस पेपर, यानी ऐसा ऐसा फ्रेम जिसे क्वेश्चन लिखे होते हैं और हर व्यक्ति खुद उसके आंसर लिखता है। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च टॉपिक, नॉलेज रिगार्डिंग जंक फूड एमंग स्कूल स्टूडेंट्स। तुम क्या करोगे? एक फॉर्म अपनाओगे, क्या आप रोज चिप्स खाते हो? तो ये सब हो गया पूरा फ्रेम, क्वेश्चनर कहलाएगा। क्वेश्चनर और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? तो क्वेश्चनर व्यक्ति खुद आंसर लिखता है, इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है। ये रिटन होता है, ये वर्बल होता है, मौखिक। इसमें कम खर्च होता है, क्वेश्चनर में इसमें ज़्यादा खर्च आता है। बड़े सैंपल के लिए अच्छा है, छोटे के लिए अच्छा है। तो अब आते हैं
ओपन इंडेड वर्सेस क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्लोज इंडेड। तो ये जो क्वेश्चनर के टाइप्स है ओपन इंडेड क्लोज इंडेड, तो ओपन इंडेड क्वेश्चन देखते हैं पहले। मतलब उत्तर देने की पूरी आज़ादी। एग्जाम्पल, आपको क्लिनिकल पोस्टिंग कैसे लगी? अब स्टूडेंट इसे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, आप स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हो? हर स्टूडेंट अलग अलग आंसर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई आइडिया मिलती है। लेकिन नुकसान क्या है? अलग अलग होंगी, चेक करना मुश्किल होगा, एनालिसिस में टाइम लगेगा। तो ओपन यानी कि ओपन माइंड, जो मन में आए लिखो। क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब आंसर पहले से दिए गए हैं, उन्हीं में से चुनना है। आप रोज एक्सरसाइज करते हो, यस या नो, ये सब। तो ओपन इंडेड वर्सेस क्लोज इंडेड में ओपन में क्या है? फ्री रिस्पॉन्स ऑन, वो अपने शब्द में दे सकता है। क्लोज इंडेड में इसमें क्या है? फिक्स ऑप्शन होगा। दूसरा है डाटा रिचनेस, रिच डिटेल क्वालिटेटिव, इसमें लिमिटेड इजी टू क्वांटिफाई, इसमें एनालिसिस डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, इसमें इजी क्विक। ये सब एडवांटेजेस क्या है? ये है इकोनॉमिकल, मतलब कम खर्च अगर दूसरा है लार्ज पॉपुलेशन कवर करता है। तीसरा है रिस्पोंडेंट को प्राइवेसी मिलती है। स्टैंडर्डाइज, सबको एक समान क्वेश्चन मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? लो रिस्पॉन्स रेट, बहुत लोग लो रिस्पॉन्स रेट, बहुत लोग फॉर्म वापस नहीं करते। इलिटरेट लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसके लिए बेकार है। डाउट क्लियर नहीं होता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई समझाने वाला नहीं है। इनकम्प्लीट आंसर, कई लोग आधा फॉर्म भरते हैं। टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्वेश्चनर लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये सब। तो मेल क्वेश्चन, मेल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। ऑनलाइन क्वेश्चनर, ये फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिक क्वेश्चनर, ये क्या है? क्लियर लैंग्वेज, ब्रीफ, लॉजिकल ऑर्डर, अनबाइस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन चाहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट। ये होगा डिसएडवांटेजेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं ऑब्जर्वे ऑब्जर्व एंड इंटरव्यू। रिसर्च में डाटा कहाँ से आता है? दो तरीके से लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके, या फिर लोगों से पूछकर इंटरव्यू करके। इसीलिए दोनों मेथड बहुत ज़रूरी है। आ, अभी डाटा कलेक्शन का मेथड, ये है ना, सिस्टमेटिक वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग behavior events as they naturally occur without directly questioning the subject. Types of observation by researcher involvement, by structure, participant researcher join the group versus non-participant researcher stay separate। दूसरा है by structure, structured part, predefined checklist category versus unstructured open flexible recording। Advantages: direct data does not depend on subject's memory honesty. Disadvantages: time consuming observation, observe biases। ये क्या है? HAWTORN इफेक्ट, सब्जेक्ट चेंज बिहेवियर, फैन वॉच, ये सब। इंटरव्यू मेथड, फेस टू फेस और टेलीफोनिक वर्बल इंटरेक्शन where researcher directly ask question and record response। Types: structured, semi structured, unstructured। ये हमारा टाइप्स है मेथड का।
पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। सेमी स्ट्रक्चर इसमें क्या है, मिक्स फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी रिसोर्स, सेकेंडरी रिसोर्स सोर्स। अब आते हैं ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में। टाइम कंज्यूमिंग, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अब आते हैं हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले एक कहानी सुन लेते हैं। मान लो कि एक वेट मशीन खरीदी है, वजन मापने वाला। पहली बार खड़े हुए 60 kg, दूसरी बार खड़े हुए मशीन पर 60 kg, तीसरी बार 60 kg, हर बार एक जैसा रिजल्ट। इसका मतलब मशीन कंसिस्टेंट है, यानी रिलायबल है। दूसरा केस, तुम्हारा असली वजन 65 किलो है, लेकिन मशीन हर बार 60 किलो ही दिखा रही है। क्या मशीन रिलायबल है? हाँ। क्या मशीन वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि सही वजन नहीं बताया। यही यही से पूरा टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले डिफरेंस, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी, सही रिजल्ट। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंट, हर बार एक जैसा रिजल्ट। सही चीज़ों को मापती है, बार बार एक जैसी रिजल्ट देती है। वैलिडिटी में क्या टूल सही है, क्या टूल स्थिर है, ये सब। तो याद रखने का क्या है, अगर तीर हमेशा टारगेट के बीच में लगी है, वैलिडिटी प्लस रिलायबिलिटी दोनों है। अगर तीर हमेशा हमेशा एक ही गलत जगह लगे तो रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। तो हर तीर हर बार अलग अलग जगह लगे, नाइदर रिलायबल नॉर वैलिड। तो वैलिडिटी क्या हुआ? वैलिडिटी मतलब, वैलिडिटी वह डिग्री है जिससे कोई टूल वास्तव में उस चीज़ को मेजर करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। आसान भाषा में, अगर एग्ज़ाम इंटेलिजेंस मापने के लिए है और उसे इंटेलिजेंस ही मापनी चाहिए, हाइट नहीं, यही वैलिडिटी है। एग्जाम्पल के लिए नॉलेज रिगार्डिंग HIV, लेकिन क्वेश्चन जो हमने बनाया है उसमें ब्लड प्रेशर वाले भी क्वेश्चन है, तो क्या यह वैलिड टूल है? बिल्कुल नहीं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों डाला है ये। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी वह क्षमता है जिसे कोई टूल बार बार यूज करने पर लगभग समान रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल के लिए, आज BP मशीन में 120/80, कल भी 120/80, परसों भी 120/80, मशीन रिलायबल है। याद रखने की ट्रिक, वैलिडिटी, वैलिड प्लस वेरी करेक्ट, रिलायबिलिटी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के 4 टाइप्स हैं। फेस, कंटेंट, क्री यार प्रोनाउंसिएशन ही पढ़ने नहीं आ रहा है, क्रिटेरियन, पर देख लो इसको। अब ये हो गया हमारा डिफिनेशन, मीनिंग। और तो extent to which the tool measure what it's supposed to measure,
ये हो गया हमारा वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या है? एक्सटेंड टू विच द टूल गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑन रिपीटेड यूज। फोकस इस पे होता है एक्यूरेसी पे और इस पे कंसिस्टेंसी पे, रिलायबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देखते हैं। पहला है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी सबसे आसान टाइप, मतलब अगर अगर ऊपर से देखना फेस वैलिडिटी यानी कि सबसे आसान टाइप्स, अगर ऊपर से देखने से सही लगता है। मान लो एक्सपर्ट की फर्स्ट यह एक्सपर्ट की फर्स्ट इंप्रेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपर्ट ने क्वेश्चनर देखा, जो हमने क्वेश्चन बनाया, नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज। अब क्वेश्चन में लिखा है इंसुलिन क्या है, ब्लड शुगर क्या है। ऊपर से देखकर लगेगा हाँ क्वेश्चनर सही लग रही है, यह फेस वैलिडिटी हो गया। ध्यान से, फेस वैलिडिटी सिर्फ अपीयरेंस देखती है, साइंटिफिक टेस्ट नहीं करती, इसलिए सबसे वीक वैलिडिटी मानी जाती है। फेस यानी कि फेस देखकर जज करना। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। कंटेंट मतलब पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं रिसर्च, नॉलेज रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, लेकिन क्वेश्चन में केवल हैंड वॉशिंग पूछा है, पीपीई नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, तो आइसोलेशन नहीं है, तो कंटेंट अधूरा है, इसलिए कंटेंट वैलिडिटी खराब हो गया। अगर सभी टॉपिक कवर हो तो कंटेंट वैलिडिटी अच्छी है। इसीलिए ट्रिक क्या है? कंप्लीट कंटेंट क्राइटेरिया वैलिडिटी सबसे कठिन शब्द, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जिस टूल पर पहले से भरोसा है, अब नया टूल उसी से कंपेयर करेंगे। एग्जांपल, बीपी मशीन बनाइए, अब उसे मरकरी एस्पेग्नो एस्पेगमेनो एस्पेगमेनोमीटर से कंपेयर किया जाता है। अब दोनों लगभग सेम रीडिंग दे रही है, तो ये क्रिटेरियन वैलिडिटी अच्छी है। अब आते हैं चौथा में, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, इसको स्केल में मेजर करते हैं। अगर स्केल वास्तव में एंजाइटी ही मेजर कर रही है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छी है। एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन स्केल अगर वास्तव में डिप्रेशन मेजर करे तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सही है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या था? हम्म, इसे जिसे चीज़ देखा नहीं जा सकता, जिससे कि ये सब इसको स्केल से मेजर करते हैं। अगर स्केल वास्तव में नेगेटिव मेजर कर रही है तो वैलिडिटी अच्छी है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी टेस्ट, रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी सबसे कॉमन है, सेम टेस्ट सेम पीपल डिफरेंट टाइम। आज आईक्यू टेस्ट लिया, 15 दिन बाद फिर उसी लोगों का वही टेस्ट लिया, अगर रिजल्ट समान है तो रिलायबल है। तो टेस्ट रीटेस्ट रिपीट टेस्ट, ठीक है। अब है सेम टेस्ट गिवन टू सेम स्टूडेंट एट टू different time, score compared for consistency. Split half reliability, test divided into two halves, score on both halves correlated। मतलब क्वेश्चनर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर को दो भागों में हम बांटते हैं, 20 क्वेश्चन को फर्स्ट 10 और फिर लास्ट 10
दोनों का स्कोर कंपेयर करते हैं, अगर लगभग समान आया तो रिलायबल है। ठीक है ना। ट्रिक क्या है, स्प्लिट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तीसरा है इंटर रेटर reliability, different rates observes access same subject consistency between their rating checked। मतलब ऑब्जर्वर अगर दो अलग अलग नर्स एक ही पेशेंट को ऑब्जर्व करे और दोनों का असेसमेंट लगभग सेम हो तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी अच्छी है। नर्सिंग एग्जाम्पल पेन असेसमेंट, नर्स ए का पेन स्कोर 8, नर्स बी का पेन स्कोर भी 8 है तो रिलायबल है। इंटरनल कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग। क्वेश्चनर के सभी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल क्वेश्चनर नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज, अगर सभी क्वेश्चन डायबिटीज से जुड़े हैं इंटर कंसिस्टेंसी अच्छी है। कैंसर वाले क्वेश्चन आ गए तो इंटर कंसिस्टेंसी खराब है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब मेजरिंग यूजिंग वैल्यू इतना होना चाहिए। अब आते हैं, लास्ट है अभी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है। अब ये देखो, ब्रोकन क्लॉक से एग्जाम्पल है, बंद घड़ी हर दिन 6 बजे दिखाती है तो रिलायबल तो है लेकिन क्या सही टाइम वैलिड नहीं है। पायलट स्टडी तो ये जो टॉपिक है बार बार इसलिए पायलट स्टडी इज ए small scale trial run on the main study conducted on a small sample to test feasibility of tool, procedure and design before actual study। Example, testing a 30 student questionnaire on 10% before। ये समझ में आया ना। ये पायलट स्टडी क्या है कि ये स्मॉल स्केल ट्रायल, इसमें क्या होता है पहले छोटे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इसे ट्रायल वर्जन या डेमो टेस्ट भी कह सकते हो। अभी रियल एग्जांपल से समझते हैं। रियल रियल एग्जांपल से समझ उस रूम होगा, उस रूम में ऊपर में। मान लो अभी हम हैं पूरे रिसर्च, हाँ हम कहाँ थे, 200 लोगों पर 200 यार मान लो 200 नर्सिंग स्टूडेंट पर स्ट्रेस का क्वेश्चनर हमको भरवाना है तो सीधे 200 लोगों पर शुरू कर देंगे और फिर बाद में पता चलेगा अरे क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बहुत लंबा है ये सब, इसे पढ़ो आप, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए केवल 10-20 स्टूडेंट को पहले टेस्ट करके देखते हैं कि क्वेश्चन अगर कोई गलती निकले तो कुछ लैंग्वेज आसान कर देंगे, टाइम कम कर देंगे, ये सब क्यों करते हैं। अगर बिना टेस्ट किए सीधे एग्जाम क्वेश्चन दे देंगे और फिर बाद में पता चला कि पेन नहीं चल रहा है, एडमिट कार्ड भूल गए, कैलकुलेटर ख़राब है, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस हो जाता है। ड्रिल करता है, ड्रिल सब उसी में है। किसमें? मम्मी को पूछो ना, ऊपर में रखा है उधर वाले में, जहाँ पर बाल्टी रखते हैं ना। Pilot study is a small-scale trial run on a main study conducted on a small sample to test feasibility of tool, procedure, design, ये सब। ये हमारा है, थोड़ा काम हो गया है इसीलिए इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पॉज करके देख सकते हो।
ये है रिसर्च एथिक्स। All have beneficence। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके देख लो।